दिल्ली धमाके के 4 दिन बाद आधी रात के करीब नौगाम थाने में धमाका हुआ। इतना जोरदार धमाका जिसकी गूंज 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। 9 लोगों की मौत हो गई, 29 से ज्यादा घायल हो गए। यह ब्लास्ट उसी विस्फोटक से हुआ जो फरीदाबाद से आतंकी मुजम्मिल के घर से बरामद हुआ था। गृह मंत्रालय ने साफ शब्दों में थाने में विस्फोट को हादसा करार दिया है जो सैंपलिंग के दौरान हुआ। लेकिन गृह मंत्रालय के बयान के बावजूद यह सवाल अब भी है कि क्या सैंपलिंग करने वाले लोग एक्सपर्ट नहीं थे? और उससे बड़ा सवाल यह कि 9 लोगों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन? तारीख 14 नवंबर, वक्त रात के 11:20, जगह नौगाम पुलिस थाना। पुलिस टीम के साथ एफएसएल टीम फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़े विस्फोटक की सैंपलिंग कर रही थी। इसी दौरान जोरदार धमाका हुआ। नौगाम पुलिस स्टेशन जमींदोज हो गया। जोरदार धमाके के बाद मौके पर हर ओर आग की लपटें दिखाई दी। धमाका कितना जोरदार था, थाने से 300 फीट दूर तक शरीर के टुकड़े बरामद किए गए। थाने के बाहर हर तरफ मलबा नजर आ रहा था। इस इलाके में खतरा है, अभी भी विस्फोटक हो सकता है, इसलिए प्रिकॉशनरी मेजर्स पे इस पूरे इलाके को जो है कंटेंजेंट वायर से सील कर दिया गया है। लेकिन जहां पर फरीदाबाद से पकड़ा गया वो 2900 किलो का विस्फोटक रखा गया था, जिसकी सैंपलिंग हो रही थी और अचानक से विस्फोट में 9 लोगों की मौत हुई है और 29 लोग अभी घायल हैं, जिनमें कहीं क्रिटिकल बताए जा रहे हैं। थाने के बाहर खड़ी 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों में आग लग गई। आसपास के घरों को भी भारी नुकसान हुआ। धमाके का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें घरों की खिड़कियां हिलती नजर आईं। हालांकि अभी यह क्लियर नहीं है कि क्या पुलिस स्टेशन में पूरा 360 किलो विस्फोटक रखा गया था या फिर इसका कुछ ही हिस्सा लाया गया था। थाने में विस्फोट से 9 लोगों की मौत हो गई। मारे गए 9 लोगों में से 1 इंस्पेक्टर, 3 फॉरेंसिक टीम मेंबर, 2 क्राइम ब्रांच फोटोग्राफर, 2 राजस्व अधिकारी और 1 दर्जी शामिल है, जबकि 29 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इनका बॉम्बे आर्मी बेस और स्कीम्स सौरा हॉस्पिटल में इलाज जारी है। घायलों को इस बीच जो है श्रीनगर के एसएमएच अस्पताल में लाया गया है, जिनका अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। सर्जिकल वार्ड्स में कुछ जवान अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो जिस प्रकार से ये जो अमोनियम नाइट्रेट था, जिसका जो एफएसएल टीम थी वो टेस्ट कर रही थी, तो उस बीच ये ब्लास्ट हो रहा है। धमाका इतना तेज था जिसकी आवाज कई किलोमीटर तक सुनाई पड़ी। बम धमाके के बाद हर ओर तबाही का आलम था। 11:20 के करीब टाइम था। एक जोरदार धमाका हुआ कि हमारे अंदर हम हिल गए थे। तो फिर हम तो सो गए थे। आज सवेरे पता चला कि यहाँ के बहुत सारा गड़बड़ हुआ है। जोरदार ब्लास्ट सुनने को मिला तो सबसे पहले लगा कि किसी की शादी हो या कुछ हो, लेकिन उसके बाद जब शीशे भी टूट गए, दरवाजे वगैरह टूट गए, तो उसके बाद हम अंदर ही पुलिस स्टेशन के नजदीक ही रहते हैं, तो हम सब लोग पहले घबरा गए। उसके बाद घरों से बाहर निकले। जम्मू कश्मीर के नौगाम थाने से ही फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ था। नौगाम थाने में विस्फोट की क्रोनोलॉजी समझिए। 19 अक्टूबर नौगाम के बनपोरा में सुरक्षा बलों को धमकी देने वाले पोस्टर लगे। ये पोस्टर जैश ए मोहम्मद से जुड़े थे। नौगाम पुलिस स्टेशन में इंटर स्टेट टेरर मॉड्यूल की पहली एफआईआर दर्ज। 8 नवंबर टेरर मॉड्यूल का लिंक हरियाणा में मिला। मुसम्मिल के घर से 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट मिला। 10 नवंबर दिल्ली में लाल किला के पास कार ब्लास्ट। 13 नवंबर फरीदाबाद से बरामद विस्फोटक जांच के लिए नौगाम लाया गया। 14 नवंबर जांच के दौरान अमोनियम नाइट्रेट में विस्फोट। आप देखिए इस तरफ देखिए कैसे अभी भी सिक्योरिटी जो है बहुत
टाइट कर दी गई है। और इस पुलिस स्टेशन जो बीच में रेजिडेंशियल एरिया के है और यहाँ जितने भी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं उनको कंटेंजेंट वायर से बंद कर दिया गया है और आने जाने वाले जो की तलाशी ली जा रही है और जितने लोग अंदर रहते हैं सिर्फ उनको ही अनुमति दी जा रही है बाहर जाने की, क्योंकि जो जोरदार विस्फोट हुआ था उसकी वजह से ये भी आशंका है कि जो विस्फोट के पदार्थ हैं वो कहीं इर्द गिर्द गिरे ना हो। दिल्ली धमाके के ठीक 5 दिन के बाद नौगाम थाने में हुए इस बारूदी विस्फोट के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल, थाने में आधी रात धमाका कैसे हुआ? दूसरा सवाल, सैंपलिंग के दौरान इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? तीसरा सवाल, 9 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? चौथा सवाल, थाने को विस्फोट कर उड़ाने की साजिश रची गई थी। जम्मू कश्मीर पुलिस और गृह मंत्रालय इस विस्फोट के पीछे किसी साजिश से इनकार कर रहा है और इसे एक हादसा बताया गया। The sampling process, the handling was being done with extreme caution, with utmost caution by the FSL team. However, unfortunately, during this course, last night around 11:20 p.m. an accidental explosion has taken place. भारी मात्रा में विस्फोटकों की बरामदी के कारण पिछले 2 दिनों में यह प्रक्रिया एसओपी के तहत लगातार जारी थी। विस्फोटों की अस्थिर प्रकृति के कारण इसे एक्सपर्ट निगरानी के तहत सावधानी पूर्वक संभाला जा रहा था। हालांकि उसी के दौरान 14 नवंबर 2025 यानी कि कल रात को लगभग 11:20 बजे अचानक एक्सीडेंटल विस्फोट हुआ। घटना के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। प्रशासन ने पूरे इलाके को सील कर सुरक्षा बढ़ा दी। जांच टीम अगले 48 घंटों में अपनी शुरुआती रिपोर्ट पेश करेगी। खालिद हुसैन के साथ फारूक वाणी, ज़ी मीडिया, श्रीनगर। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जहां डॉक्टरों का टेरर मॉड्यूल बेनकाब हुआ, वहीं फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी लगातार सुर्खियों में बनी हुई। ये वही यूनिवर्सिटी है जिसे जिहादी डॉक्टरों ने देश विरोधी साजिश का अड्डा बना लिया था। इस यूनिवर्सिटी के खिलाफ क्राइम ब्रांच ने 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज की। वहीं इस यूनिवर्सिटी के 15 डॉक्टर अंडरग्राउंड हो गए और यह बताया जा रहा है कि गायब हुए ये 15 डॉक्टर लंबे समय से डॉक्टर उमर और मुजम्मिल के संपर्क में थे। इन डॉक्टरों के गायब होने को किसी बड़ी साजिश का इशारा माना जा रहा है। दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद डॉक्टर टेरर मॉड्यूल देश में एक्सपोज हुआ, जिसके बाद सबसे ज्यादा चर्चा फरीदाबाद की इस अल फलाह यूनिवर्सिटी की हो रही है, क्योंकि डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी में रहते हुए देश विरोधी साजिश का जाल बुन रहे थे। आतंकी डॉक्टर तो गिरफ्तार हो गए, लेकिन इनके नेटवर्क से जुड़े 15 मानव बम अंडरग्राउंड हो चुके हैं। सूत्रों की माने तो अल फलाह यूनिवर्सिटी में करीब 40% स्टाफ कश्मीर से है, जिनमें से करीब 15 डॉक्टर धमाके के बाद से ही गायब हैं। दरअसल जांच एजेंसियों ने डॉक्टर मुजम्मिल के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल, रिकॉर्ड और सीडीआर रिपोर्ट से एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। सूत्रों के मुताबिक एजेंसियों ने डॉक्टरों की एक लंबी लिस्ट तैयार की है, जिनमें से कई डॉक्टरों के फोन उमर के बम धमाके के बाद से ही बंद हैं, जिन्हें ट्रेस करने के लिए दिन रात एक किया जा रहा है। इसी पार्किंग की जगह पे जो शाहीन थी उसकी स्विफ्ट कार खड़ी थी, जिससे पुलिस ने हथियार बरामद किए थे। जो सामने आप 2 बिल्डिंगें देख रहे हैं, ये हॉस्टल है। जो बाएं साइड वाला हॉस्टल है वो गर्ल्स हॉस्टल है, राइट साइड वाला वो बॉयज हॉस्टल है, और यहीं पर शाहीन और मुजम्मिल रहा करते थे ये हॉस्टल में। और इसके अलावा और भी जो तमाम लोग हैं इस लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, पुलिस उनकी तलाश कर रही है। जांच में सामने आया है कि डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन एनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे। इस ऐप के जरिए वो अपने पूरे नेटवर्क से बात करते थे। ऐसे में जांच एजेंसियों को अंदेशा है कि हो सकता है
अल फलाह यूनिवर्सिटी से गायब ये 15 डॉक्टर भी इस साजिश में शामिल हो। जानकारी में यह भी सामने आया है कि डॉक्टर उमर कुछ समय पहले ही जैश ए मोहम्मद से जुड़ा था, जहां से उसे फंडिंग मिल रही थी। जैसे जैसे एजेंसियों की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे टेरर के डॉक्टर मॉड्यूल का दायरा भी बढ़ रहा है। दिल्ली से शुरू हुई जांच फरीदाबाद, कश्मीर, कानपुर, लखनऊ, नूह से होती हुई अब पंजाब के पठानकोट तक जा पहुंची है। दरअसल पठानकोट के मामून कैंट से एक डॉक्टर को पकड़ा गया है, जिसकी पहचान डॉक्टर रईस अहमद भट्ट के तौर पर हुई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक डॉक्टर रईस 4 साल अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम कर चुका है और लगातार अल फलाह विश्वविद्यालय में तैनात कर्मचारियों के साथ टेलीफोन पर संपर्क में भी था। एनआईए की पठानकोट में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। सोर्सेस के हवाले से खबर ये है कि एनआईए द्वारा रईस अहमद भट्ट नाम के एक डॉक्टर को एक निजी मेडिकल कॉलेज से डिटेन किया है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में इस डॉक्टर को डिटेन किया गया है। एनआईए बैकवर्ड लिंकेज जो है वो खंगाल रही है कि आखिरकार ये डॉक्टर किस किस के संपर्क में था। हरियाणा के नूह में भी इस आतंकी मॉड्यूल के तार जुड़ते पाए जा रहे हैं। जांच एजेंसियों ने नूह से अब तक 5 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें 2 डॉक्टर और 1 MBBS स्टूडेंट शामिल है। तीनों संदिग्धों का सीधा कनेक्शन अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही निकला है। ताबड़तोड़ गिरफ्तारियों से जहां नूह में सन्नाटा पसरा है, वहीं संदिग्ध डॉक्टर के परिवार वाले बेटे के दोषी होने पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अपना काम तो करेगी भाई, सही बात तो कहा। जब सही पाया तो सही होना चाहिए फैसला, गलत होना चाहिए। अल फलाह यूनिवर्सिटी अब जांच एजेंसियों के रडार पर है। हरियाणा पुलिस जहां इस यूनिवर्सिटी के चप्पे चप्पे पर नजर रख रही है, तो वहीं एजेंसियां अंडरग्राउंड हुए डॉक्टरों की तलाश कर रही हैं। जिन्हें पकड़ना इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि हो सकता है इनमें से कुछ डॉक्टर अभी भी देश विरोधी साजिश में शामिल हो। ब्रिजेश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 200 डॉक्टर्स योगी फोर्स की रडार पर है। दिल्ली धमाके के बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस आतंकी डॉक्टर के पूरे मॉड्यूल को बेपर्दा करने में जुटी हुई है। मैडम सर्जन डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी के बाद यूपी में काम करने वाले 200 डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट रडार पर हैं, क्योंकि लखनऊ की डॉक्टर शाहीन यूपी में काम करने वाले 30 से 40 डॉक्टरों के संपर्क में। यूपी एटीएस ये पता लगा रही कि आखिर डॉक्टर शाहीन ने आदिल, मुजम्मिल और उमर की तरह और किन किन डॉक्टरों को आतंकी मॉड्यूल में शामिल किया था। जो भारत की सुरक्षा में सेंध लगाएगा उसकी कीमत चुकाएगा। जो भी भारत के नागरिकों की सुरक्षा में सेंध लगाने का तो साहस करेगा, उसकी कीमत उसको चुकानी ही पड़ेगी। ना तो आतंकी डॉक्टर्स का कोई मॉड्यूल बचेगा, ना ही जिहादी मंसूबा पालने वाले दहशतगर्द। सबका हिसाब होगा। आतंकी हमलों से पूरे देश को दहलाने की साजिश रचने वाले डॉक्टर शाहीन को सजा मिलेगी, उसके मददगारों को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि ये योगी का प्राण है। लाल किले के पास धमाके के मामले में मैडम सर्जन के बाद अब अगला नंबर उसके डॉक्टर मॉड्यूल में शामिल दहशतगर्दों का है। जांच एजेंसियों के रडार पर यूपी में काम करने वाले करीब 200 डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट हैं, जो कि कश्मीरी मूल के हैं। आशंका इस बात की है कि लखनऊ, कानपुर, सहारनपुर समेत कई शहरों के अस्पतालों के कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जिनका लिंक आतंकी डॉक्टर वाले मॉड्यूल से हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर शाहीन खुद 30-40 डॉक्टरों के सीधे संपर्क में थे। इसलिए अब यूपी एटीएस की टीम जल्द ही श्रीनगर जाने वाली है, ताकि मैडम सर्जन डॉक्टर शाहीन से सवाल जवाब करके उसके आतंकी नेटवर्क के एक-एक डॉक्टर्स का पता लगाया जा सके। यूपी एटीएस की टीम की रडार पर 200 कश्मीरी मूल के डॉक्टर भी आ गए हैं। ये वो डॉक्टर हैं जो लखनऊ, सहारनपुर, कानपुर जगहों पर तैनात हैं। ऐसे में यूपी एटीएस की टीम जल्द ही श्रीनगर और दिल्ली जाएगी और इस पूरे मामले की पड़ताल करेगी। आतंकी डॉक्टर्स के नेटवर्क का खुलासा यूपी के सहारनपुर से डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी के बाद हुआ था, जिसके बाद फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी हुई थी।
साथ में करीब 2953 किलो विस्फोटक का जखीरा भी मिला था। लेकिन इसी नेटवर्क में शामिल डॉक्टर उमर ने दिल्ली के लाल किला के पास कार में धमाका कर दिया, जिसमें 13 लोग मारे गए। आतंकी डॉक्टर्स के इस नेटवर्क का एक सिरा सहारनपुर से गिरफ्तार डॉक्टर आदिल से भी जुड़ा हुआ है, जिसे सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था। डॉक्टर आदिल की शादी पिछले महीने हुई थी, जिसमें सहारनपुर के अस्पताल के कई डॉक्टर और स्टाफ शामिल हुए थे। इसलिए यूपी एटीएस उसकी शादी में शामिल हुए डॉक्टर्स की लिस्ट बना रही है, जिनसे जल्द ही पूछताछ होगी। डॉक्टर शाहीन का भाई डॉक्टर परवेज अंसारी भी इस वक्त सुरक्षा एजेंसी के शिकंजे में है। उसने लाल किले के पास धमाके से 3 दिन पहले लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से इस्तीफा दिया था। यूपी एटीएस को शक है कि डॉक्टर परवेज डॉक्टर आदिल के संपर्क में था। सकते हैं ये मकान यहीं पर डॉक्टर परवेज 2021 में रहा करते थे। लगभग 1.5 साल तक वो इस मकान में अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहे। 6,000 रुपए महीना किराया देते थे। यहाँ से वो प्रतिदिन कार से अपने क्लिनिक जाया करते थे। डॉक्टर शाहीन से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि नेटवर्क सिर्फ फरीदाबाद या सहारनपुर में ही तैयार नहीं था, बल्कि पाकिस्तान, मलेशिया, तुर्की, यूएई, मालदीव, बांग्लादेश में भी नेटवर्क बना लिया गया था। सूत्रों के मुताबिक आतंकी डॉक्टर्स का ये पूरा मॉड्यूल दिल्ली के कई जगहों को धमाकों से दहलाना चाहता था और उसके बाद विदेश भागने की तैयारी थी। डॉक्टर शाहीन ने तो वीजा के लिए अप्लाई भी कर दिया था, लेकिन सहारनपुर से डॉक्टर आदिल पकड़ लिया गया और पूरा नेटवर्क सतर्क हो गया। अल-फलाह यूनिवर्सिटी से लेकर इंटीग्रल यूनिवर्सिटी तक यूपी एटीएस अब ये पता लगा रही है कि जिस डॉक्टर्स के मॉड्यूल को डॉक्टर शाहीन ने बनाया, उससे और कितने डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स जुड़े हैं, ताकि मैडम सर्जन की बारूदी साजिश की एक एक कड़ी को बेपर्दा किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आदिल अहमद राथर को गिरफ्तार किया तो फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ। अब उसी आदिल राथर ने इस पूरे मॉड्यूल के हैंडलर के नाम का खुलासा किया और यह हैंडलर कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का भाई मुजफ्फर अहमद राथर है, जिसे पकड़ने के लिए जांच एजेंसियां इंटरपोल की मदद लेने जा रही है। नाम आदिल अहमद राथर, ये वो शख्स है जिसकी गिरफ्तारी के बाद ही फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हुआ। आदिल राथर सिर्फ एक जिहादी नहीं बल्कि व्हाइट कॉलर टेरर एंगल की अहम कड़ी भी है। आदिल की गिरफ्तारी के बाद ही फरीदाबाद, लखनऊ, नूह और पठानकोट तक फैला टेरर नेटवर्क एक्सपोज हुआ। वहीं सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर आदिल का भाई मुजफ्फर भी आ गया है। मुजफ्फर अहमद राथर वो शख्स है जिसे दिल्ली धमाके का हैंडलर बताया जा रहा है। 5 दिनों की जांच के बाद खुफिया एजेंसियों के हाथ बड़े सुराग लगे हैं। अब तक की जानकारी के मुताबिक फरीदाबाद मॉड्यूल को डॉक्टर मुजफ्फर अहमद राथर ही लीड कर रहा था। मुजफ्फर का नाम सामने आते ही इस टेरर मॉड्यूल के तार पाकिस्तान से होते हुए अब अफगानिस्तान से जुड़ गए हैं। सूत्रों के मुताबिक इसी साल 22 अगस्त को मुजफ्फर जैश-ए-मोहम्मद के फिदायीन स्क्वाड के प्रमुख कमांडर अम्मार अलवी के कहने पर अफगानिस्तान में आत्मघाती बम बनाने की ट्रेनिंग लेने के लिए दुबई के रास्ते अफगानिस्तान पहुंच गया था। डॉक्टर मुजफ्फर के बारे में बताया जा रहा है कि वो दुबई में आतंकी संगठनों के साथ साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रहे हैं, जहां उनका लेन देन जो है आतंकी संगठनों के साथ रहा है। काफ़ी समय से उनके संपर्क में रहने के बाद वो कई देशों की यात्रा भी कर चुके हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक हुई जांच में डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर आदिल के फोन से कई सुराग मिले हैं, जिसमें 3000 से ज्यादा वीडियो हैं। इनमें 42 ऐसे वीडियो हैं जिसमें फिदायीन बम बनाने के तरीके हैं। डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल और मौलवी इरफान अहमद से पूछताछ के बाद अब तक 3 पाकिस्तानी हैंडलरों का नाम सामने आ चुका है, जिसमें अबू उकासा, निसार और हंजुल्लाह शामिल है। ये तीनों पाकिस्तानी हैंडलर अलग अलग देशों के सिम कार्ड से भारत में एक्टिव आतंकी डॉक्टर नेटवर्क से बात करते थे। इस नेटवर्क की मेन कड़ी आदिल का भाई मुजफ्फर ही है, जो अभी भी सुरक्षा एजेंसियों की पहुंच से बाहर है। माना जा रहा है कि मुजफ्फर दुबई या अफगानिस्तान में मौजूद हो सकता है। इसके अलावा मुजफ्फर अहमद राथर के फेसबुक अकाउंट की जांच में सामने आया है कि वो फेसबुक पर भी हिजबुल मुजाहिदीन और जैश-ए-मोहम्मद के कई हैंडलरों के साथ संपर्क में था। जानकारी के मुताबिक भारतीय एजेंसियां जल्द ही डॉक्टर आदिल के भाई और ग्रुप के कथित सरगना डॉक्टर मुजफ्फर के खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस भी निकलवा सकती है। यानी जिस टेरर नेटवर्क के तार अब तक घाटी से जुड़े थे,
उसके असली सरगना सीमा पार जिन्ना लैंड में बैठे हैं। ऐसे में अगर मुजफ्फर किसी तरफ भारतीय एजेंसियों के हत्थे चढ़ा तो हाफिज और मसूद अजहर को जहन्नुम जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। व्हाइट टेरर मॉड्यूल के आतंकी डॉक्टर उमर उन नबी ने 10 नवंबर को कैसे दिल्ली में धमाका किया, इसकी पूरी टाइमलाइन सुरक्षा बलों ने डिकोड कर ली है। डॉक्टर उमर कब कार लेकर दिल्ली में दाखिल हुआ, कितने बजे मस्जिद में नमाज पढ़ी और कब पार्किंग में जाकर बैठा, यह सब पता लगा लिया। खुलासे के मुताबिक उमर ने लाल किले के पास पार्किंग में 5 से 10 मिनट के भीतर विस्फोटक को जोड़कर बम बना लिया था, जिसमें बाद में धमाका हुआ। लाल किले के पास मेट्रो स्टेशन के ठीक सामने एक कार रेड लाइट पर रुकती है और फिर जोरदार धमाका हो जाता है। 13 लोगों की मौत हो जाती है। जांच हुई, खुलासा हुआ कि यह धमाका किसी और ने नहीं बल्कि फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर आतंकी उमर ने किया है। 5 दिन बाद दिल्ली धमाके की पूरी ABCD डिकोड हो गई है। आतंकी उमर कार से विस्फोटक लेकर कब दिल्ली पहुंचा, कैसे दिल्ली पहुंचा, दिल्ली में किस किस जगह पर गया, इसको लेकर पूरा खुलासा हो गया है। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी के बाद डॉक्टर उमर को यह पता चल गया था कि किसी भी वक्त सुरक्षा एजेंसियों के हाथ उसकी गर्दन तक पहुंचने वाले हैं। इसीलिए 10 नवंबर को I-20 कार लेकर नूह मेवात रूट के जरिए उसने हरियाणा से दिल्ली में एंट्री की। डॉक्टर उमर बदरपुर टोल प्लाजा से होते हुए दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास एक दरगाह पर पहुंचा। यहाँ उसने नमाज पढ़ी और फिर लाल किले के पास सुनहरी बाग पार्किंग में कार में ही 3 घंटे तक इंतजार किया। सूत्रों के मुताबिक सुनहरी बाग पार्किंग में ही डॉक्टर उमर ने ब्लास्ट के लिए विस्फोटक में डेटोनेटर और फ्यूज को कनेक्ट किया और ये काम उसने सबकी नजरों से बचाकर 5-10 मिनट में ही अंजाम दे दिया। जांच एजेंसियों को ये जानकारी मिली है कि लगभग 2 किलो के करीब अमोनियम नाइट्रेट था। इसके अलावा पेट्रोलियम ऑयल का इस्तेमाल किया गया जो उस गाड़ी में मौजूद था। इसके साथ साथ घटनास्थल से पतले तार मिले थे और इन्हीं को मिलाकर जो डिटोनेटर मटेरियल का इस्तेमाल होता है, अमूमन उसका इस्तेमाल माइनिंग में किया जाता था। ये तमाम एक्सप्लोसिव उस गाड़ी के अंदर थे और ये 5 से 10 मिनट के अंदर तैयार किया जा सकता था। आतंकी मॉड्यूल का डॉक्टर उमर भले ही अपने गैंग के पकड़े जाने से डरा हुआ था, लेकिन उसका शातिर दिमाग पूरी तरह से शांत था। इसीलिए उसने दोपहर 3:15 बजे से शाम के 6:30 बजे तक पार्किंग में ही इंतजार किया ताकि अंधेरा हो जाए और उसे कोई देख न सके। अंधेरा बढ़ते ही उसने पार्किंग से कार निकाली और लाल किले की ओर निकल पड़ा। मेट्रो स्टेशन के ठीक सामने रेड लाइट पर कार रोकी और फिर धमाका कर दिया। फरीदाबाद से आकर दिल्ली को दहलाने के लिए उसने लाल किले के पास टारगेट पहले से तय कर रखा था या फिर जल्दबाजी में उसने धमाका किया, इसकी जांच चल रही है। क्योंकि व्हाइट कॉलर का टेरर नेटवर्क 2900 किलो विस्फोटक सहारनपुर से लेकर लखनऊ तक टेरर लिंक का टारगेट सिर्फ कार धमाका नहीं हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर उमर पहले भी दिल्ली आ चुका था। बताया जा रहा है कि वो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के वजीरपुर इंडस्ट्रियल इलाके में भी आया था। बहुत मुश्किल 2, 4, 5, 10 मिनट यही उठ रहा होगा। बैठा था, खड़ा रहा होगा, मैं अपने काम में बिजी हो गया था। जैसे आप लोगों ने देखा, अभी मैं पीछे बैठे काम कर रहा हूँ, आप लोग पीछे से आए, ध्यान नहीं देता। बस NIA और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अब इस जगह पर लगे हुए CCTV कैमरों की जांच कर रहे हैं ताकि ये पता लगा सकें कि आतंकी उमर यहाँ किससे मिलने आया था और उसके आने का मकसद क्या था। आतंकी डॉक्टर उमर का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें वो फरीदाबाद की एक मोबाइल शॉप में बैठा नजर आ रहा है। 30 अक्टूबर के इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि डॉक्टर उमर 2 मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक उसने दिल्ली में घुसने से पहले दोनों मोबाइल ठिकाने लगा दिए थे, क्योंकि लाल किला ब्लास्ट के वक्त उसके पास कोई मोबाइल नहीं था। यूनिवर्सिटी में विस्फोटक का जखीरा जुटाना, फिर टेरर नेटवर्क का पकड़ा जाना, इसके बाद दिल्ली में विस्फोटक से लदी कार लेकर घुसना और उसे धमाके से उड़ा देना। ये इशारा है कि आतंकी मॉड्यूल में शाहीन, मुजम्मिल, आदिल, परवेज जैसे सिर्फ 7-8 डॉक्टर ही शामिल नहीं हैं, बल्कि साथ में उसके कई मददगार भी मौजूद हैं, जिसके दम पर आतंकी उमर ने दिल्ली में घुसकर धमाका कर दिया। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए प्रदेश की सुरक्षा सबसे बड़ी है और दिल्ली धमाके के बाद योगी फोर्स और ज्यादा एक्टिव हो गई।
अब उत्तर प्रदेश में आने वाले जमाती हों या कश्मीर से आने वाले व्यापारी, हर एक शख्स की बारीकी से जांच होगी। लेकिन सीएम योगी का यह फैसला भाईजान को रास नहीं आ रहा है। लाल किले की दीवारों को जिहादी डॉक्टरों ने अपने आतंकी मंसूबे से दहलाया तो उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एहतियात की बुलंद दीवार खड़ी कर दी। कश्मीरी हो या जमाती, सभी के लिए नियम सख्त कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में दाखिल होना है तो पहचान बतानी होगी, मस्जिद में रुकना है तो आईडी दिखाना ही होगा। प्रदेश में आने वाली हर जमात, चाहे वो धार्मिक प्रवचन के लिए हो या दावत इस्लामी की सैर के लिए, सभी को चेकिंग के दायरे से गुजरना ही होगा। आधार कार्ड, पासपोर्ट, टिकट, अब सब कुछ योगी फोर्स की नजरों से होकर गुजरेगा। दिल्ली में ब्लास्ट के बाद जो उत्तर प्रदेश में जमात लोग पहुंचते हैं, उनको लेकर यह आदेश किया गया है कि अब उनका भी सत्यापन कराया जाएगा, चेकिंग की जाएगी। लखनऊ में तमाम ऐसी मस्जिदें हैं जहां जमात के लोग पहुंचते हैं। अब जब वो जमात के लोग मस्जिद पहुंचेंगे तो लोकल पुलिस उनका सत्यापन करेगी, उनका आधार कार्ड, उनके कागज़ को चेक किया जाएगा। ऐसे में जो कश्मीरी लोग लखनऊ पहुँचते हैं, जो ड्राई फ्रूट बेचते हैं या ऊनी साल बेचते हैं, उनकी भी चेकिंग को लिए आदेश दे दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश की सुरक्षा सीएम योगी की प्राथमिकता है। ऐसे में जमाती हो या व्यापारी, हर बाहरी शख्स को अपनी पहचान बतानी होगी। लेकिन सीएम योगी का यह आदेश मुस्लिम धर्मगुरुओं को रास नहीं आ रहा। नहीं, चेकिंग का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। तमाम धार्मिक स्थलों में अगर आप चेकिंग करेंगे तो फिर मस्जिदों के अलावा और भी जगहों पर चेकिंग होनी चाहिए। जो आतंकवादी होता है उसका कोई मजहब नहीं होता है, उसका कोई लिबास नहीं होता है, उसकी कोई वेशभूषा नहीं होती है। जमातियों की सहूलियत के लिए भाईजान के अपने तर्क हैं, लेकिन दिल्ली में जो हुआ उसे अंजाम देने वाले डॉक्टर थे। वो डॉक्टर जिन पर लोग आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, लेकिन उसी भरोसे को जिहादियों ने बारूद से उड़ा दिया। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हर उस शख्स की जांच हो जो दूसरे देश या प्रदेश से आ रहा है। ताज सिटी आगरा में सतर्कता वाली इस मुहिम का असर दिखने भी लगा है, लेकिन मियां भाई को ये पहल रास नहीं आ रही है। इस चीज का हम जो है विरोध करते हैं। जमात का काम जो है वो दीनी इस्लामी काम है, वो रोजा नमाज की हिदायत देते हैं। तो अब इसके लिए तो बड़ों का काम है, जो मुतवल्ली है और जो जिम्मेदार साथी हैं, उनका काम है कि आपस में पुलिस से बातचीत करके क्या करें। योगी फोर्स का मैसेज लाउड एंड क्लियर है। जमाती ही नहीं, अब कश्मीर से आने वाली ड्राई फ्रूट व्यापारियों को भी पूरी जांच के बाद ही प्रदेश में दाखिल होने दिया जाएगा। दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़े मुस्लिम डॉक्टरों की लगातार गिरफ्तारी के बाद एक नया विवाद खड़ा हो गया है। शिव भक्ति धाम डासना के महंत यति नरसिंहानंद और हिंदू संगठन वीएचपी ने मांग की है कि मुस्लिम डॉक्टरों से हिंदू मरीज इलाज ना कराए, मतलब देश में मुस्लिम डॉक्टरों का बहिष्कार किया जाए। अब सवाल है कि क्या यह सही है? मुस्लिम समुदाय में बहिष्कार की इस अपील के बाद हलचल तेज है। चाहे कितनी ही इमरजेंसी क्यों ना हो, कभी भी किसी मुसलमान डॉक्टर से अपना इलाज मत करवाइए। हर मामले में वो यही एंगल निकालते हैं और सांप्रदायिकता फैलाने की पूरी कोशिश करते हैं। जब डॉक्टर को आप डॉक्टर की तरह से देखते हैं, उसमें या हिंदू हो या मुसलमान हो, उससे तो हमें कोई लेना देना नहीं है। इसमें हिंदू और मुस्लिम क्या करें। दिल्ली ब्लास्ट में मुस्लिम डॉक्टरों की कारस्तानी के बाद अब देश में एक नए विवाद ने जन्म ले लिया है। मुस्लिम डॉक्टरों के बहिष्कार की अपील होने लगी है। आतंकी साजिश की फैली जड़ें कहां तक पहुंची हैं, जांच एजेंसियां इसकी उलझी कड़ियों को सुलझाने में जुटी हैं। इसी बीच शिव शक्ति धाम डासना के महंत यति नरसिंहानंद ने मुस्लिम डॉक्टरों के बाइकआउट का ऐलान कर दिया है। और मैं सभी हिंदुओं से अनुरोध करना चाहता हूं, चाहे कितनी ही इमरजेंसी क्यों ना हो, कभी भी किसी मुसलमान डॉक्टर से अपना इलाज मत करवाइए। मुस्लिम डॉक्टर्स का पूर्ण बहिष्कार करो, पूर्ण बहिष्कार।
एक भी व्यक्ति इनसे ना दवाई ले ना इनके पास आना जाना रखे। यति नरसिंहानंद ये मान रहे हैं कि माना कि आतंक का धर्म नहीं होता, लेकिन क्या ये तथ्य नहीं कि पकड़े गए सभी आतंकी मुसलमान हैं? मुस्लिम डॉक्टरों के खिलाफ यति नरसिंहानंद के गुस्से का आलम यह है कि वो सिर्फ इनके बहिष्कार की मांग नहीं कर रहे, बल्कि अल फलाह जैसी यूनिवर्सिटी के साथ साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया को भी तोप से उड़ा देने की मांग कर रहे हैं। ये जो आतंकियों के अड्डे हैं ना, अल फलाह यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया, दारुल उलूम देवबंद, इनको कोई बुलडोजर नहीं, आर्मी भेजकर तोपों से इन्हें तुड़वाने के लिए अपने नेताओं पर दबाव बनाओ, वरना बचने का कोई रास्ता नहीं निकलेगा। आतंकी मुस्लिम डॉक्टरों के बहिष्कार का असर भी दिखने लगा है। सोशल मीडिया पर एक मुस्लिम डॉक्टर का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपनी आप बीती सुना रहा है कि कैसे उसका नाम सुनकर ही अब मरीज भाग रहे हैं। मैं अभी ओपीडी देख रहा था, तो लाइन में 4-5 लोग खड़े हुए थे, तो पीछे से कोई आगे वाले पेशेंट से पूछ रहा था कि इन डॉक्टर साहब का क्या नाम है, तो उनका बोला कि जुल्फिकार नाम है इनका। बोला अच्छा मुल्ला है, तो बोला हाँ मुल्ला है। तो पेशेंट लाइन तोड़ के दूसरे ओपीडी में चला गया दिखाने के लिए। महंत यति नरसिंहानंद की मुस्लिम डॉक्टरों के बहिष्कार की अपील को अयोध्या के संतों और बीएचपी का भी समर्थन मिल रहा है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि आतंकी डॉक्टरों ने जिन मरीजों का इलाज किया है, जांच उनकी भी होनी चाहिए। ऐसे कट्टरपंथी जिहादियों की जांच होनी चाहिए। ऐसे कट्टरपंथी जो आतंक फैलाते हैं, आतंक करते हैं, ऐसे लोगों को मार मार के पाकिस्तान भेजना चाहिए, इस्लामाबाद भेजना चाहिए। जो जान देने वाला वही जान लेने वाला बन जाएगा, जो जीवन रक्षक है वही भक्षक बन जाएगा, तो आखिरकार इस देश का होगा क्या, इस दुनिया का क्या होगा, उस प्रोफेशन का क्या होगा, उस प्रोफेशनली जो डॉक्टर्स हैं उनकी विश्वसनीयता का क्या होगा। लेकिन मुस्लिम मोहल्ले में डॉक्टरों के बहिष्कार की अपील के खिलाफ हल्ला मच गया है। भाईजान इसे समाज को बांटने वाली अपील मान रहे हैं। केस प्लानिंग से हमें सामने वाले को बताना है कि ये खराब है। ऐसा नहीं होता है, एक खराब है तो सब खराब थोड़ी होते हैं। अब हम नाम पूछ के थोड़ी इलाज कराने जाएंगे। ये तो मतलब गलत है, ये शरियनी गलत है कि डॉक्टर का नाम देख के जाए। अब ऐसा अगर किसी एक ने किया है तो उसकी चक्कर में हर कोई थोड़ी नहीं ऐसा हो सकता है। नरसिंहानंद के बयान पर मुस्लिम धर्मगुरु भी भड़के हुए हैं। इसे समाज में खाई पैदा करने की साजिश बता रहे हैं। ये वो बयान है जो आतंकवादी बयान देते हैं और आतंकवादी धमकी देते हैं। ये उन बयानों से मिलता जुलता बयान है, तो ऐसे लोगों को भारत से खदेड़ देना चाहिए। उन्होंने तो नफरत की इंतहा कर दी और डॉक्टरों को भी हिंदू और मुसलमानों में तकसीम कर दिया, बांट दिया, और ये बेहुदा बयान दे करके सिर्फ पॉपुलरिटी चाहते हैं। टेरर के फरीदाबाद मॉड्यूल ने क्लियर कर दिया है कि आतंक अब स्लम या बॉर्डर तक सीमित नहीं है। पढ़े लिखे मुस्लिम युवा भी रेडिकल प्रोपेगेंडा का शिकार हो रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़े सारे डॉक्टर न सिर्फ आतंकी संगठनों के संपर्क में थे, बल्कि खुद हथियार और जहरीले केमिकल तैयार कर रहे थे। ये संकेत है कि आतंकवाद का चेहरा बदल रहा है। अब ये सिर्फ बंदूक चलाने वालों का नहीं रहा, बल्कि लैब में बैठने वालों का भी हो गया है। जो उन्होंने करा उनकी सजा उनको सरकार देगी, और ये कौम परस्ती ना करें इसको। ये जो गलत करा है तो गलत है, और इसमें हिंदू मुसलमान ना करें। असली डॉक्टर जो होगा, एक बार बताइए, घर के अंदर 5 बेटे होते हैं, 5 औलाद होती है, 5 एक्चुअली होते हैं। अगर उसमें एक बागी हो जाए तो उसमें सबको थोड़ी ना करा जाता। तो एक मुसलमान डॉक्टर के मुसलमान ने कोई हरकत करी है तो उसमें पूरी कौम की नहीं, थोड़ी वो उसको देखा जाएगा कि पूरी कौम से मत कराओ। लेकिन सवाल तो बनता है कि चंद मुस्लिम डॉक्टरों के आतंकवादी बनने से पूरे समुदाय को गुनहगार बताना कितना जायज है। जवाब एक मुस्लिम डॉक्टर से ही सुन लीजिए। इसने ये तोड़ का काम कर रहे हैं, ये मरीजों जो है, पेशेंट जो है, सिख आदमी जो है, उनमें भेदभाव कर रहे हैं। उनके अगेंस्ट में हमारा जो हाईएस्ट कोर्ट है, लॉ ऑफ द लैंड यानी सुप्रीम कोर्ट की सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेनी चाहिए। किसी संस्था विशेष की मान्यता रद्द की जा सकती है, किसी खास डॉक्टर का बहिष्कार भी किया जा सकता है, लेकिन हर एक मुस्लिम डॉक्टर से सनातनी इलाज न कराएं, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं दिखता। डॉक्टर बनाने वाले इंस्टीट्यूट या मेडिकल कॉलेज में सैकड़ों मुस्लिम डॉक्टर बिना मजहब देखे इलाज कर रहे हैं। उन पर बेवजह शक करना कितना वाजिब है।
लेकिन बहस चल पड़ी है और ये देश को तय करना है कि इसका हल क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। योगी फोर्स का लंगड़ास्त्र उत्तर प्रदेश के बदमाशों को लगातार सबक सिखा रहा है। जो अपराधी कानून व्यवस्था को चुनौती देने का दुस्साहस कर रहे हैं, उनके गुनाहों को योगी का बुलेट जवाब भी दे रहा है। 24 घंटे में यूपी के अलग अलग जिलों में 4 एनकाउंटर हुए। सभी मुठभेड़ में अपराधियों का अंजाम एक ही हुआ। योगी फोर्स की बुलेट ने उनको लंगड़ा कर दिया। सुधर जाओ भाई, सुधरोगे नहीं तो गफलत में मत रहना कि जेल जाएंगे। जेल के पहले जहन्नुम। अपराधी या तो अपराध छोड़ दें, नहीं तो उत्तर प्रदेश छोड़ दें, वरना उनका अंजाम क्या होगा, ये मुख्यमंत्री योगी कई बार बता चुके हैं। पर कुछ अपराधी अब भी ऐसे हैं जो कानून व्यवस्था को चुनौती देने का दुस्साहस कर रहे हैं, इसलिए योगी फोर्स लंगड़ास्त्र से उनका हिसाब कर रही है। आजमगढ़ जिले का यह बदमाश योगी फोर्स के लंगड़ास्त्र का शिकार हो गया। मर्डर केस में वांटेड ये मुख्य अपराधी 2 दिन से पुलिस से बचता फिर रहा था, लेकिन बीती रात उसका सामना पुलिस से हो गया। बाइक पर बैठे इन बदमाशों ने जब पुलिस को देखा तो गोली चलानी शुरू कर दी। पुलिस तो पहले से ही अलर्ट थी। उसने बुलेट से पलटवार किया और एक गोली एक बदमाश के पैर में लग गई। इसके बाद वो इस लायक नहीं बचा कि भाग सके। वो अपने 2 साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। कल रात में इनके तीन व्यक्तियों की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें मुठभेड़ में इनको गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक नीरज के पैर पर गोली लगी है तथा अन्य 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से आला कत्ल की बरामद की गई है, साथ ही अवैध तमंचा व मोटरसाइकिल की बरामदगी भी की गई है। लंगड़ास्त्र का सफल इस्तेमाल योगी फोर्स ने फिरोजाबाद में भी किया। शिकोहाबाद के मुस्तफाबाद रोड पर पुलिस चेकिंग कर रही थी, तभी एक संदिग्ध आता हुआ दिखा। रोके जाने पर उसने वही गलती की जो आजमगढ़ के बदमाश ने की थी, यानी उसने भी पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में योगी फोर्स की गोली संदिग्ध के पैर में लग गई और वो वहीं गिर गया। गिरफ्तारी के बाद पता चला कि वो अपराधी पॉक्सो एक्ट में वांटेड बदमाश है। सूचना ये मिली कि ये पुरातन तिराहे के आसपास ये छुपे छुपाए घूम रहा है। इस सूचना पर शिकोहाबाद पुलिस ने यहाँ दबिश दी है। पुलिस को देखते ही इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी है। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी फायरिंग की है, जिससे इसके पैर में गोली लगी है। योगी फोर्स का ऑपरेशन लंगड़ा गाजीपुर में भी कामयाब रहा। पुलिस को चकमा दे रहा एक गौ तस्कर जमानिया थाने के दिलदार नगर रोड पर बिना नंबर प्लेट वाली बाइक से जा रहा था। पुलिस ने जब रोकने की कोशिश की तो वो पहले भागने की कोशिश करने लगा, फिर उसने पुलिस पर गोली चला दी। योगी फोर्स भी पूरी तैयारी में थी, इसलिए उसके जवाबी बुलेट ने गौ तस्कर को लंगड़ा कर दिया। अब उनका जेल में हिसाब होगा। गो तस्करी का वांछित अभियुक्त सभाजीत यादव उर्फ सालू यादव पुलिस मुठभेड़ में थाना जमनिया की पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिसके पैर में गोली लगी है। इसके पास से एक अदद देसी तमंचा, एक खोखा कारतूस और 2 जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। ये बहुत ही सातिर किस्म का गो तस्कर है, जिसकी बहुत दिनों से तलाश की जा रही है। गाजियाबाद में एक लुटेरे को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। योगी फोर्स ने ऑपरेशन में लंगड़ास्त्र का इस्तेमाल किया, यानी पुलिस की गोली ने उसे लंगड़ा कर दिया। अपने आप को पुलिस टीम से घिरा हुआ देखकर इसके द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी गई, जिसके क्रम में मौके पर उपस्थित पुलिस बल के द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई। इससे इस बदमाश के पैर में गोली लग गई। ये थाना सीलमपुर दिल्ली का निवासी है। इसके द्वारा ये स्वीकार किया गया है कि ये दिल्ली तथा एनसीआर क्षेत्र में लूटपाट, स्नैचिंग तथा चोरी की घटनाएं कारित किया करता है। शहर शहर अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन तभी रुकेगा जब अपराधी गुनाह से तौबा कर लेंगे। तब तक योगी फोर्स का लंगड़ास्त्र ऐसे ही चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। There has been a lot of debate. What is the true meaning of Dhamma or Dharma? आत्मा और परमात्मा के बीच सनातन सेवा का संबंध कायम रहेगा, इसी को कहते हैं सनातन धर्म। Whenever you believe in something, your belief system that works, and then the nature helps. Things may change in my life, but this relation will never change, and no power can hinder. Why God fear? क्या हम fear की वजह से परमात्मा से प्यार करें कि नहीं तो वो दंड दे देगा हमको?